what happens through this live sessions. Sometimes we lose out the focus. स्वामी से सेवक बड़ो, यह कह गए सुजान। राम बाँधि उतरे उदधि, लांघि गए हनुमान। यह कवि सुजान की उद्गीत धारा का प्रवाह है। स्वामी से सेवक बड़ा होता है। युद्ध जितने भी हुए उनके प्रति, देश के प्रति निष्ठा रखने वाले जो वीरत्व के प्रतीक सैनिक थे, वह न केवल देश के सेवक थे बल्कि राज्य व्यवस्था की सुरक्षा के सेवक थे। और उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है युद्ध के मैदान में, उन्होंने अपनी लाशें बिछा दी देश के लिए, देश की रक्षा के लिए। यह कहना सही है कि भगवान राम को समुद्र पर पुल बनवा कर लंका में जाना पड़ा, लेकिन उसका जो निर्माण है वो नल नील के द्वारा उस पर अंकित राम का नाम था। जितने भी युद्ध हुए, संघर्ष हुए, उन सैनिकों के मन में जो राज्य का, देश का संचालन कर रहा था उसके नाम के प्रति, उसके कार्य के प्रति, उसमें निष्ठा के प्रति, जनोपकार की भावना होने के प्रति जिनमें समर्पण था, उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे। भारत में अनेक युद्ध हुए, कुछ आपसी भी थे, शासन के मोह के लिए,
राज्य के विस्तार के लिए। आक्रांता सदैव भारत की ओर कुदृष्टि बनाते रहे, क्योंकि यहाँ का परिवेश जनजीवन के लिए और उसके अस्तित्व के लिए सुलभ था। यह लालसा उनके मन में थी। मंदिरों में अकूत धनराशि, परिवारों में रत्नाभूषण और जवाहिरात, घर घर में संजोए गए थे। आस्था की विशालता इतनी थी कि शिखर भी स्वर्ण जटित किए जाते थे। भारत, ये आर्यावर्त सब प्रकार की समृद्धि से पूर्ण था और पुरुषार्थ की प्रबलता थी। 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम वर्तमान जीवन के लिए है। धर्म कर्तव्य, अर्थ संपदा, उद्देश्य, विषय वस्तु, और काम कर्म, कर्म योग, और मोक्ष मुक्ति पा जाना। ब्रह्म में जीव का समाहित हो जाना, जैसे बूंद का सागर में विलीन हो जाना, नदियों का सागर में विलीन हो जाना। उसी प्रकार भारतीय जनजीवन में यह संस्कार अनवरत बना रहा कि धर्म जो कर्तव्य है, उसका जो बोध है, क्षमाशीलता है, धैर्य है, पराक्रम है, शूरवीरता है, उत्साह है, दान है, त्याग है, इसका भाव जब जन समाज में प्रसरित हो गया, वही धर्म का स्वरूप प्राप्त हुआ। और जितने भी अतीत में नायक रहे, जिनके त्याग और बलिदान की स्मृतियां वायुमंडल में सदैव विचरती रहीं,
जो उनकी प्रेरणा के प्रतीक थे। उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां, उनकी स्मृतियां हम जानकर अपने भीतर पुंसत्व को जगाते रहे। और नारियां जिन्होंने ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया और उसका पालन किया और आवश्यकता पड़ने पर रणचंडी बन करके युद्ध भूमि में उतर पड़ी। और इसके उदाहरण भारतीय इतिहास की अतीत की परंपरा में बराबर स्मरित होता रहा है। माँ दुर्गा ने अगर शक्ति का स्वरूप दर्शाया और असुरों का संहार किया, तो माँ सरस्वती ने बुद्धि वैभव की दिशा दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, आचरण का बोध दिया और उनके द्वारा शास्त्र रचे भी गए, उनका प्रकाश भी हुआ हमारे जन जीवन में। वे हमारे संस्कार के अंतर्गत समाहित भी हुए। और लक्ष्मी विष्णु पत्नी जहां वह रहती हैं वहां संपदा होती है। तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव भारत की भूमि में सर्वत्र बना रहा। इसी नाते मंदिरों के शिखर पर स्वर्ण जटित हुए और प्रतिमाओं में हीरे भी लगे, जिनके भीतर पर्वतों से पर्वत का क्षेत्रीय स्वरूप रहा, रेत से रेत तक वहां साधन सुलभ नहीं थे। इस नाते न तो अन्न का भंडार था, विस्तार था, और नहीं जल की सर्वत्र सुविधाएं थीं, और न उनके भीतर जल को विस्तरित रूप में घर घर पहुंचाने का ज्ञान था। कूपों का निर्माण, इसीलिए प्रत्येक गांव में, नगर में होता था। और जैसे ही
घरों का विस्तार बढ़ता जाता था, वैसे ही हर गांव में 10-20 कुएं निर्मित किए जाते थे। सेवा की भावना पवित्र भावना है, ये सबके भीतर रही। दुखियों की जो सेवा करता है, उनको सहायता करता है, वह भी तो उनका सेवक है। जो रक्षा करता है किसी पशु से, हिंसक पशु से, हिंसक मानव से, दानव से, जो रक्षा करता है वही तो रक्षक कहलाता है। हमेशा रक्षक में, सेवा परायण में यह शक्ति स्वामी से बढ़ करके होती है। हमारे भारत की सेना जो पुलिस व्यवस्था का संचालन कर रही है, उसका नेतृत्व करने वाले त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं, और लाखों लाख सैन्य सेवा में और रक्षा में शासन की प्रकृति और स्वभाव और उसके संचालन को समुचित दिशा में ले जाकर और शांति की स्थापना का कार्य करने वाले, चाहे यातायात के संचालन की पुलिस हो, चाहे प्रत्येक गांव और मोहल्ले की सुरक्षा करने वाली पुलिस हो, जो सत्य और झूठ, असत्य को पहचानने की क्षमता रखती हो, जो हत्या के अपराधी हैं और छल सहित हत्या करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, यह तो दूरदर्शी और व्यवहारिक सोच की शक्ति है। अनुभवों के सहारे जानना, उसके भीतर पहुंचना, उसकी अपराध की प्रकृति को जान लेना, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, अनुमान से या आप्त प्रमाणों से। ये आप्त प्रमाण गवाही की भांति होते हैं। तो जो आप्त प्रमाण हैं, वे तो पूरे अतीत की श्रृंखला में और वर्तमान में जीवंत व्यक्तित्व है, जिनसे भय की संभावना होती है। यह जो रक्षा
कर्मचारी हैं, सेवक हैं, पुलिस है, वह अपने मोहल्ले, अपने गांव के पूरे क्षेत्र के लोगों की प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके आचरण से भली भांति परिचित होती है। जो राजनीतिक दल हैं उनमें जो दुष्टता की प्रकृति है, कुचुलापन है, कुचुरापन है, जिनको विभेद पैदा करके ही झूठ के सहारे अपना समर्थन पाना है, यह विकृति उनके स्वभाव में। पुलिस इसको जानती है, चाहे कितना ऊंचे पद पर हो, चाहे विधान का निर्माण करने वाला हो या चाहे न्याय देने वाला हो, न्याय करने वाला हो, चाहे कोई उच्चाधिकारी हो, उसके व्यक्तिगत जीवन को पहचान लेना उनके संस्कार में आ गया है। किसी संस्था में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्वभावतया अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन, स्वभाव का अध्ययन और उसके क्रियाकलाप, उसकी गतिशीलता को आत्मभूत कर उसके प्रति अपराध की प्रकृति का होना जान लेता है। और यदि निष्ठा पूर्वक वो अपनी सेवा में और अपने कर्तव्य के प्रति सक्रिय है, तो चाहे नगर हो या गांव हो, शांति तो रहती ही है। एक पोस्ट में हेमंत विश्वकर्मा की चर्चा आई। उनका यह कहना था कि जहां अधिकाधिक प्रतिशत में वर्तमान परिवेश में विवादित करने का प्रयत्न है, वहां उपस्थिति है, किंतु आसाम में शांति है। उत्तर प्रदेश के शासन का उदाहरण दिया है, तो उस शासन में जो पोस्टकार है उसने उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासन की जो नियति है उसका भी उल्लेख किया है। अन्य राज्यों में, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, संचालक की कुत्सित प्रकृति, विभाजक स्वरूप,
जातीय और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की भावना केवल मत के लिए, अपने पक्ष में आने के लिए, रहने के लिए। कबीरदास ने तो ये कहा है कि दो पाटों के बीच में बचा न कोई। जब दो धाराओं में या चार धाराओं में समाज बटा रहता है तो उन पाटों के बीच कुचलना तो पड़ता ही है, मिटना तो पड़ता ही है। भारत में का जो लोकतंत्र है उस समय यही प्रकृति राजनीतिक दलों की रही है। जाति से जाति को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान से लड़ाओ। इस कालखंड में अब बौद्धों से भी लड़ाने की प्रक्रिया, जो यहूदी आए वह तो यहाँ मिट्टी के हित में लगे, जो पारसी आए वह इस मिट्टी में रम गए और मिट्टी के विकास में अनवरत लगे रहे। लेकिन यहीं के जो कुविचार रखने वाले हैं, दलाली करने वाले हैं और कुचुरापन करके युद्ध कराने वाले हैं, संघर्ष कराने वाले हैं, मुकदमों की होड़ लगाने वाले हैं, पुलिस की उपस्थिति कराकर दलाली करते हैं। निसंदेह लंबे अरसे से, सत्ता के प्रारंभिक काल से इनका पुरजोर विकास हुआ है और यही उन लोगों की आय है जो मुकदमों की पैरवी में पैसा खाते हैं, जो दलाली में पैसा खाते हैं और उसी से वे अपने परिवार का, अपना पेट पालते हैं, नशा भी करते हैं। यह संस्कारहीनता पैदा करने वाले वही लोग हैं जो बाहर के देशों में पलकर नशे के आदी हुए थे और नशीली गोलियों का विस्तार व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु करने वाले लोग जो विदेशी थे, भारत में उसको विस्तारित करने लगे। पड़ोसी देश भी इसमें सहायक रहे।
सीमा पर स्थित गांवों के सहारे नशीली गोलियां पहुंचाने का काम वो करते रहे। एक बार श्री काशी विद्यापीठ के उपकुलपति पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में लगाया गया था। उनका अध्यक्षीय संबोधन का जब अवसर आया तो उन्होंने पहली पंक्ति में छात्रों, अभिभावकों या उपस्थित लोगों के बीच कहा, अपने बच्चों और बच्चियों पर ध्यान दो। क्या वे घरों में अकेले रहना, सोना चाहते हैं? उनकी मन स्थिति को पहचानो। संस्थाओं में भी इस प्रकृति का विस्तार हुआ है। हीरोइन, नशीली गोलियां संस्थाओं में भी बच्चों में पहले वितरित की जाती है, उसके बाद आदत लग जाने पर उनको वो खरीदने के लिए ही बाध्य होते हैं। उन्होंने यह कहा कि न केवल माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में बल्कि स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में भी इसका प्रसार दिखाई पड़ रहा है। विश्वविद्यालयों में तो जो युवा शक्ति है उसके व्यक्तित्व के विनाश की लीला पैदा करने का प्रयास उन कुटिल लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो हमारी जन समाज को प्रदूषित करना चाहते हैं। उनका आशय यह था कि अध्ययन करने की प्रकृति से अधिक महत्व बालक के स्वभाव और प्रकृति के बोध का होना चाहिए। वास्तव में जो पीढ़ी है, जो पीढ़ियां हैं, बदल चुकी है। नेतृत्व ही, राजनीतिक नेतृत्व का नायक ही अगर उसका शिकार हो तो आदत तो डालेगा ही। जिनकी भी शिक्षा दीक्षा जिस परंपरा परिवेश में हुई है और जो उन्होंने वहां खाया पिया है, आचरण किया है, तो उसका प्रभाव तो जहां भी रहेंगे वो होता रहेगा, फैलता रहेगा।
तो भारतवर्ष के स्वरूप आर्यावर्त की संस्कृति को मिटाने की कामना करने वाले जो राजनीतिक दल भारत को एक भूमि मात्र समझते हैं, उसके साथ उनका कोई लगाव नहीं है, अतीत की स्मृति नहीं है, वीर पुरुषों के त्याग और बलिदान में वह गौरव का अनुभव नहीं करते। यहाँ की भूमि में उपजे हुए फलों, अन्न और जिसका आहार उनसे चलता है, उसके प्रति उनकी निष्ठा नहीं हो रहती, तो वो कैसे माना जाएगा कि वे भारत के हैं, आर्यावर्त के हैं, जिसके विकास और ज्ञान वृद्धि में ऋषियों की, राजाओं की लंबी परंपरा रही है। इसीलिए हमारा जो वांग्मय है वह परिपूर्ण बना हुआ है, चाहे ग्रंथों के माध्यम से या जनश्रुतियों के माध्यम से वह वायुमंडल में निरंतर प्रसारित होता है। हमने प्रारंभ किया था सुजान के बोध से, तो स्वामी से सेवक बड़ो, कह गए सुजान, राम बाद उतरे उदरी, लांग गए हनुमान। तो ये सेवक जो 125 करोड़ की जनता है, यह भारत भूमि की संरक्षिका और संरक्षक है, हमारी संस्कृति को धारण करने वाली है। जो राजनीतिक विचार रखने वाले लोग हैं वो परिवेश को दूषित बनाना चाहते हैं, उनके प्रति सतर्कता की आवश्यकता है, और जिनके मुख से कुवाणी, कुवचन हमारी परंपरा को नष्ट करने के संबोधन में जो स्वर निकलते हैं, उनको भी दंडित किया जाना अपरिहार्य स्थिति है। चाहे किसी भी प्रकार का बलिदान हो, भारत आर्यावर्त और उसके वांग्मय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें हर प्रकार के त्याग और बलिदान का सहारा लेना पड़ेगा। रणजीत सिंह अमेठिया का एक पोस्ट देखा,
कि जहाँ ऐसी प्रकृति है, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। अरे राजनीति तो दूषिता की प्रकृति है। राजनीति राज्य संचालन के लिए होती है, किंतु राजनीति जब परिवारों में होती है, गांवों में होती है, नगरों में होती है, तो ऐसे राजनीति करने वाले को की जीभ काट लेनी चाहिए। राजनीति जो राज्य की नीति होती है, राज्य का क्या नियम है, राज्य के क्या विधान हैं, उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शत्रु से कैसे निपटना है, प्रत्यक्षतया या परोक्षतया कूटनीति का सहारा लेकर शत्रु को पराजित करना है, या प्रत्यक्ष रूप से सिंह की भांति आमने सामने का युद्ध लड़ना है। तो नीति, जब राजनीति होती है तो राजनीति समग्र समाज में, खेतों में राजनीति नहीं होती। वह राजनीति राज्य का संचालन करने वाले और उनके सहयोग के लिए जो सहायक लोग हैं, उनसे दिशाएं मिलती हैं। जैसे वर्तमान शासन चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को चलाने वाला उनका मंत्रिमंडल है और वास्तविक शासन की रूपरेखा देने वाला IAS अधिकारी हैं जो उनके यहाँ नियुक्त हैं। राज्यों के लिए भी यही स्थिति है। और फिर सत्ता संचालक को समाज के कुछ विशिष्ट लोग दिशा निर्देश करते हैं, संकेत देते हैं। जो कुछ भी विश्व वायुमंडल में चल रहा है और उसका अधीत उनके पास है, निसंदेह वह भी सलाह दिया करते हैं, चाहे मंत्रिमंडल का संचालन करने वाले लोग माने या न माने, लेकिन उनका कर्तव्य बोध होता है, उसकी भी पहचान स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि राज्य की सुरक्षा वीरों से होती है, राज्य का संचालन मंत्रियों के समूह से होता है, और भूमि पर
लाने का कार्य जो उच्च स्तरीय अधिकारी से लेकर और निचले स्तर के शासकीय अधिकारी और कार्मिकों के द्वारा सुरक्षा, समुन्नति, विकास और संरक्षण का कार्य होता रहता है।